हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज से हम लोग पॉलिटी को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग थ्योरी के तौर पे सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो कि वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर हम बात करें, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर टीचर की तैयारी करते हो या बीपीएससी जो स्टेट पीसीएस लेवल का तैयारी करते हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद बहुत होगा आपका। और साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, बैंक या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम जितने भी गवर्नमेंट की होती है, सभी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। और मैं इस प्रकार से कराऊंगा कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका एक भी प्रश्न उस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और मैं इतने शॉर्टकट में बता दूंगा उस थ्योरी को जो कि आपको पढ़ने के लिए 5-5 घंटा 6-6 घंटा लगेगा, उसको मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैं सभी टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। तो इस प्रकार से बनाऊंगा कि आपको पढ़ने में भी कोई कठिनाई नहीं हो गई। सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे। ठीक है। जितने आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, सभी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि आपके रिवीजन के लिए मेरा वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है। चाहे आप किसी भी प्रकार का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं क्यों ना हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। ठीक है। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। आज का जो ये पहला क्लास है, तो हम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे एक एक चीज़ों को समझते हुए। ठीक है। तो चलिए हम बात करें तो शुरुआत में जो थी 389 सीटें अलॉट की गई थी। ठीक है। संविधान के निर्माण के बारे में हम लोग एक एक चीज़ों को अब पढ़ रहे हैं बेसिक से। तो शुरुआत में क्या थी कि 389 सीटें अलॉट की गई थी। ठीक है। संविधान के निर्माण के समय शुरुआत में कितने सीटें अलॉट की गई थी? 389 सीटें अलॉट की गई थी, जिसमें कि 296 प्लस 93 दो हिस्सों में इस सीटों को बांटा गया था। ठीक है। जिसमें कि 296 सीटें जो थी वो इलेक्टेड यानी निर्वाचित सीटें थी, और जो 93 सीटें बच गई इसमें वो नॉमिनेशन यानी नामांकन के द्वारा सीटें को अलॉट की गई थी। ठीक है। नॉमिनेशन यानी रियासत राज्य के लिए 93 सीटें थी। समझ गए? तो 389 सीटें शुरुआत में अलॉट की गई थी, जिसमें 296 सीटें इलेक्टेड थी और 93 सीटें क्या थी? रियासत राज्य के लिए थी। और हम बात करें आगे, इसमें से 389 सीटें थी, इसमें से क्या किया गया कि तो मुस्लिम लीग बहिष्कार न करने लगा। ठीक है। मुस्लिम लीग क्या करने लगा? बहिष्कार करने लगा। तो बहिष्कार करने के जब बहिष्कार किया तब टोटल सीट कितना हो गया? 299 सीट बच गया। यानी 389 में से और सीटें मुस्लिम लीग की बहिष्कार करने के कारण वो सीटें घट गई, और घट के बच गई कितनी? 299 सीटें बच गई। ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो बिहार से टोटल 39 सदस्य इलेक्टेड हुए। बिहार से टोटल कितने सदस्य इलेक्टेड हुए यानी चुने गए? तो 39। ठीक है। 39 सदस्य, 39 मेंबर्स। तो आगे बात करें इसमें से कौन कौन से मेंबर्स हुए जो खास करके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं मेंबर्स उन्हीं सदस्यों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक दो सदस्य जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले तौर पे हम बात करें तो सरोजिनी नायडू थी, दूसरे नंबर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा हो गया बाबू जगजीवन राम, और भी बहुत सारे सदस्य थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बताया कि 39 सदस्य इलेक्टेड हुए थे सिर्फ बिहार से। ठीक है। अभी हमने जो नाम बताया वो बिहार से ही इलेक्टेड 39 सदस्यों के नाम को हमने बताया, जिसमें कि 4 सदस्यों के नाम बताया, और भी बहुत सारे सदस्य इसमें चुने गए थे। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट था उसी सदस्य के नाम हमने बताया। अब बात करते हैं आगे। अब संविधान के निर्माण के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे निर्माण इसका होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है। इसके अस्थायी सदस्य, इसके अस्थायी सदस्य नहीं कह रही है, इसके अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। बैठक हुई, पहली बैठक हुई, इसी के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है।
तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो बने वो कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। ठीक है, इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अब यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष की बात किया गया। ठीक है, आप लोग इतना तो समझते होंगे अस्थायी अध्यक्ष क्या होता है। अस्थायी अध्यक्ष वो होता है जो कुछ समय के लिए बनता है, बाद में हटा दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कर दिया गया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, पेश कर दिया गया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। समझ रहे हैं इन बातों को, संविधान के निर्माण में कैसे कैसे चीजें हुई, क्या क्या हुआ, कैसे बैठक हुई, कौन अध्यक्ष बना, इन चीजों के बारे में बेसिक से एक एक चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ उस चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम बात करें तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपने राष्ट्रध्वज को स्वीकार कर लिया। तो राष्ट्रध्वज को कब स्वीकार किया हमने, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब बात करें तो हमारे संवैधानिक सलाहकार, अब इसके संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे उस टाइम, तो हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कौन थे, संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ठीक है, और BN राव के द्वारा अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करके इनके द्वारा एक ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, BN राव के द्वारा ही अलग अलग देशों के संविधान को अध्ययन करके, यानी BN राव जो थे वो अलग अलग देशों में गए और वहाँ के संविधानों को पढ़ा, जाना और उनके द्वारा क्या किया गया, एक ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को इस ड्राफ्ट यानी प्रारूप के ऊपर क्या किया गया, विचार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, जिसको हम मसौदा समिति भी कह सकते हैं, बनाई गई। ठीक है, कब बनाई गई, तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, आगे बात करें तो इस मसौदा समिति के में कुल कितने सदस्य थे, पूछा जा सकता है। तो इस मसौदा समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिसमें कि एक क्या था, अध्यक्ष था, और 6 क्या थे, अदर मेंबर थे। समझ गए। चलिए आगे हम बात करें तो BN राव के द्वारा जो प्रारूप दिया गया उसका अध्ययन करने के लिए सदस्य बनाया गया। BN राव के द्वारा जो प्रारूप इसमें दिया गया था उसका अध्ययन करने के लिए क्या बनाया गया, सदस्य बनाया गया। ठीक है, और आगे लिखा है कि इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, आगे बात करें तो 16 जुलाई 1948 को 2 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 16 जुलाई 1948 को 2 लोगों को क्या बनाया गया, तो उपाध्यक्ष बनाया गया। उसमें 2 लोग कौन थे, एक था HC मुखर्जी और दूसरा था VT कृष्णाचारी। ठीक है, कौन थे, तो पहले थे HC मुखर्जी और दूसरा था VT कृष्णाचारी। आगे हम बात करें तो टोटल टाइम यानी संविधान बनने में टोटल समय जो लगा वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कब, कितना दिन लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये टोटल टाइम संविधान बनने में लगा। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को आप बेसिक से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। और इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिन को, तो 26 नवंबर 1949 को। पूछा जा सकता है संविधान दिवस के रूप में। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में 26 जनवरी 1949 को हम लोग क्या संविधान दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करें तो 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई, यानी अंतिम आखिरी मीटिंग हुई 24 जनवरी 1950 को। इसमें क्या होगा आगे देखते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा जो संविधान बना वो क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, पूछा जा सकता है कि संविधान बना कब और लागू हुआ कब,
तो बना हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इतना समझ गए। चलिए आगे हम देखते हैं नोट में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें 299 लोगों में से 284 लोगों को अपने हाथों से उस मूल संविधान के ऊपर सिग्नेचर किया गया यानी साइन किया गया। जैसे हमने पहले ही जिक्र किया था कि टोटल 389 सीटें थी, जिसमें कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, बहिष्कार करने से सीट कुछ घट गई और घटने के बाद 299 सीट बच गया। तो उसी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया कि 299 लोगों में से 284 लोगों ने जो अपने हाथों से उस मूल संविधान के ऊपर सिग्नेचर किया। जो हमारा संविधान बना उस संविधान के ऊपर अपने हाथों से कितने लोगों ने, तो 284 लोगों ने क्या किया, साइन किया, सिग्नेचर किया, समझ रहे हैं, हस्ताक्षर किया। चलिए आगे बात करें तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, यानी 26 जनवरी 1950 को क्या बनता है, गणतंत्र दिवस। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, अब बात करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 10 नवंबर 1871 में आरा में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 10 नवंबर 1871 में आरा में हुआ था, लेकिन वर्तमान में बक्सर में जो मुरार गांव है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, वर्तमान में जो आरा उस टाइम आरा था वो अभी कहाँ चला गया, बक्सर में, जो कि मुरार गांव में हुआ था। आप आगे बात करें तो 6 मार्च 1950 को पटना में इनका मृत्यु हो गया। किनका, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु हो गई। कब, तो 6 मार्च 1950 को। कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ। ठीक है, आगे बात करें तो इनका पेशा जो था वो पत्रकार थे पेशे से, कानून को भी अच्छी तरह से वो जानते थे। ठीक है, कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बात करें, जब पहले बिहार और उड़ीसा एक प्रांत हुआ करता था, पहले क्या था, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत हुआ करता था। ठीक है, तब उस समय क्या था, उस समय अंग्रेजों के समय में चुनाव हुआ, तो उसमें इन्होंने क्या किया, विधि मंत्री का कार्य संभाला। ठीक है, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे हम बात करें तो बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया। बिहार विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया गया। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप आराम से हेडफोन लगा के कान में आराम से सुनिए, आपके दिमाग में हर चीज़ों समा जाएगी। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस तक ले जाऊँगी और थ्योरी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो पटना विश्वविद्यालय के एक कुलपति भी रहे। कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पटना विश्वविद्यालय के क्या रहे, कुलपति भी रहे। ठीक है, बिहार को बंगाल से अलग कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार को बंगाल से अलग कराने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे बात करें तो 1946 में संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तब इनको संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 1946 में जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तब सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, तो संविधान सभा का प्रथम यानी पहली बार अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे बात करते हैं, पटना में एक सिन्हा लाइब्रेरी है। अगर आप पटना से होंगे तो अच्छे तरह से जानते होंगे, या पटना में रहते होंगे तो जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो पटना में एक सिन्हा लाइब्रेरी जिसके संस्थापक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, पटना में एक सिन्हा लाइब्रेरी थी जिसके संस्थापक कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनके बारे में जान के पूरी तरह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। अब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो इन्हें देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी गई। किनको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी गई है। इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई यानी जो सीमान में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना किसने की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब की, तो 1906 में। आगे बात करें तो साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम बिहारी लॉ का संपादन इन्हीं के द्वारा किया गया। साप्ताहिक पत्रिका जो उस समय चलती थी जिसका नाम था बिहारी लॉ, उसका संपादन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था।
आगे बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष रहे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष रहे। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब? तो 11 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष ये बन गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बन गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आपको पता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ? जब आज़ाद हुआ हमारा देश, तब हमारे देश के ये क्या हुए? प्रथम राष्ट्रपति बन गए। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने जब हमारा देश आज़ाद हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में इनका निधन हो गया। अगर बात करें इनकी मृत्यु की तो 28 फरवरी 1963 को इनका जो मृत्यु हो गया पटना में, जो कि सदाकत आश्रम में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो 26 जनवरी 1950 उस समय की बात हम लोग कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 की। तो उस समय कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 की। ठीक है, फिर अभी जो कितने भाग है, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूची हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले उस टाइम की बात करें तो उस टाइम 26 जनवरी 1950 के समय जो पार्ट थे संविधान में, यानी भाग की संख्या थी वो 22 थी। आर्टिकल कितने थे? अनुच्छेद, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, वो कितने थी? तो 395 था। और शेड्यूल यानी अनुसूची कितनी थी? तो 8 थी। ठीक है, लेकिन अब की बात किया जाए तो अभी कितनी है? तो पार्ट हो गए, भाग हो गया 25। वहाँ पे पहले 22 था, अब कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद हो गए 465 से भी ज़्यादा है। ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल हो गया 465 से भी ज़्यादा। पहले क्या था? 395। शेड्यूल की बात करें यानी अनुसूची की बात करें तो पहले 8 था, अब कितना हो गया? 12। तो ये पूछा जाता है कि पहले भाग कितना था और अब कितना है, पहले आर्टिकल कितना था अब कितना है, शेड्यूल पहले कितना था अब कितना है। तो इन चीज़ों को आप बढ़िया से सुन के समझिएगा। अब हम बात करें आगे राज्य विधानमंडल की। ठीक है, अब राज्य विधानमंडल की हम बात करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसके बारे में राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो संरचना है इसमें क्या क्या आता है? इसमें विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है और राज्यपाल आता है। राज्य विधानमंडल में क्या क्या आता है? तो विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है और राज्यपाल आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संविधान के अनुसार। अब संविधान के अनुसार क्या क्या कहा गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो संविधान के अनुसार ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह जो विधानमंडल है, ठीक है, उस विधानमंडल को क्या करना चाहता है। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि जो विधानमंडल है उस विधानमंडल को वो क्या करना चाहता है। ठीक है, क्या करना चाहता है इन्हें समझोगे, अभी मैं आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्या बात यहाँ पे कही गई है। देखिए आगे, जैसे कि इस पॉइंट से आपको समझ आ जाएगी कि विधानमंडल को वो एक सदनीय रखना चाहता है या द्विसदनीय। ठीक है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो विधानमंडल को एक सदनीय रखना चाहता है या द्विसदनीय रखना चाहता है। आगे भी पढ़ेंगे एक सदनीय होता क्या है, द्विसदनीय होता क्या है, उसके बारे में बेसिक से आप बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो एक सदनीय में क्या होता है कि एक सदनीय में केवल विधानसभा होगी। ठीक है, एक सदनीय में क्या होता है? केवल विधानसभा होता है और राज्यपाल होगा। समझ गए? एक सदनीय में क्या होता है? केवल विधानसभा होता है और राज्यपाल होता है। ठीक है, लेकिन द्विसदनीय की बात करें तो इसमें विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है और राज्यपाल होता है। समझ रहे हैं? एक सदनीय को समझ गए होंगे और द्विसदनीयों को समझ गए होंगे। तो आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें तो भारत में द्विसदनीय कुल 6 राज्य हैं। भारत की बात करें तो भारत में द्विसदनीय कुल कितने राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं। उनमें कौन कौन राज्य आते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कौन द्विसदनीय राज्य है। तो कैसे बनेगा, जब आप जानेंगे तभी तो चलिए देखते हैं। तो बिहार में कुल कितने हैं द्विसदनीय राज्य? 6 हैं, जिसमें कि एक बिहार हमारा आता है, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया।
समझ गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये टोटल 6 राज्य भारत में क्या यहाँ पे क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। समझ गया। आगे बात करते हैं अब आर्टिकल यानी अनुच्छेद 170 के बारे में। अब अनुच्छेद 170 क्या कहता है, यानी आर्टिकल 170 क्या कहता है, विधानसभा की संरचना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है, विधानसभा की संरचना के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें लिखा गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कि इसका यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, यानी इसका मतलब किसका, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए इनका क्या होता है, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचन होता है। ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तौर पे क्या होता है, निर्वाचन होता है। और इसमें पब्लिक वोट करती है। इसमें कौन वोट करती है, तो पब्लिक वोट करती है। जैसे हम हो गए, आप हो गए, इस तरह से पब्लिक वोट करती है, जिसका उम्र क्या हो, 18 से या 18 के ऊपर हो, 18 वर्ष हो या 18 के ऊपर हो। ठीक है, 18 से ज़्यादा हो। ठीक है, आगे हम बात करें तो जो भी चुनाव में जीतते हैं, जो भी व्यक्ति चुनाव में जीतता है, वे क्या होते हैं, विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, और जो भी व्यक्ति चुनाव में जीतते हैं वो क्या बनते हैं, विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। आगे हम बात करते, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए चुनाव के लिए, यानी इस चुनाव के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी प्रदेश में जितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसको विभाजित किया जाता है, अलग अलग बांटा जाता है। जैसा कि आप लोग देख लिए, आगे हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर बिहार की बात करें तो 243 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है। बिहार में कितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, तो 243 है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। जैसा नोट में आप देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि किसी भी राज्य के विधानसभा में 500 से ज़्यादा और 60 से कम सीट नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी, ये चीज़ें समझिए, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में, चाहे कोई भी राज्य हो, उसकी विधानसभा में 500 से ज़्यादा और 60 से कम सीट नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें। अब इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या है, जैसे कि सिक्किम विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 32 सीट है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया था कि 60 से कम सीट नहीं हो सकती। लेकिन अपवाद के तौर पे आप देख रहे हैं, सिक्किम में क्या है, सिक्किम विधानसभा में सिर्फ 32 ही सीट है, लेकिन जैसा कहा गया था कि 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो हमारे विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, ठीक है, यानी नॉमिनेटेड यानी नॉमिनेट जो भी मनोनीत होते हैं, ठीक है, उनको मनोनीत किया जाता है। हमारे विधानसभा में एक ऐसे सदस्य होते हैं जिनको क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। यदि राज्यपाल चाहे तब, अगर राज्यपाल चाहता है तभी, ठीक है, एक सदस्य को क्या किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। ये राज्यपाल की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम बात करते, तो एंग्लो इंडियन कहने का मतलब क्या हुआ, आप समझिए थोड़ा सा। एंग्लो इंडियन कहने का मतलब हुआ कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद, ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो अंग्रेज इस देश को छोड़कर नहीं गए, भारत हमारा जो स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो अंग्रेज थे, अगर हमारे भारत को छोड़ के नहीं गए और हमारी भारत की जो संस्कृति थी उसको अपना लिए और अपनाकर यहीं बस गए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंग्लो इंडियन। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझ गए। तो वैसे लोगों को विधानसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है अगर राज्यपाल चाहे तब। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं विधानसभा के सदस्य हेतु योग्यता। ठीक है, और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो विधानसभा के सदस्य होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, विधानसभा के सदस्य होने के लिए एक चीज़ और देखिए, विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, विधायक होते हैं, जिसको हम लोग एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, विधायक होते हैं, और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए विधायक बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का नागरिक हो, सबसे पहले भारत का नागरिक हो, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर दिवालिया भी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई भी सरकारी पद पे ना हो, और इसकी जो उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 25 वर्ष, कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और इसमें जो चुनाव होता है डायरेक्ट होती है, जो कि जनता वोट करती है। ठीक है, आप जानते ही होंगे।
इसमें क्या होता है, चुनाव डायरेक्ट होती है जो कि जनता वोट करती है। अब आगे बात करें इसकी सदस्यता यानी मेंबरशिप कैसे समाप्त होगी। अगर हम मेंबरशिप समाप्त करने की बात करें विधायक की, इसकी सदस्यता कैसे समाप्त किया जा सकता है तो उसके बारे में देख लेते हैं। अगर यह खुद रिजाइन यानी इस्तीफा दे दे, अगर विधायक क्या करे, खुद इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे, या यह विधानसभा के अध्यक्ष को, और एक चीज और समझिए, जो इस्तीफा दे दे, ठीक इतना तो समझ गया, लेकिन ये इस्तीफा किसको देगा, विधानसभा के अध्यक्ष को देगा। किसको देगा, विधानसभा के अध्यक्ष को देगा। आगे बात करें तो बिना सदन के अनुमति के 60 दिनों से लगातार वह अनुपस्थित यानी अब्सेंट रहा हो। अगर कोई विधायक बिना सदन की अनुमति के बगैर 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रह गया, अब्सेंट रह गया, तब उसकी मेंबरशिप यानी सदस्यता को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। समझ गए। आगे हम बात करें तो कोई सदस्य योग्य है या नहीं, कोई सदस्य योग्य है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करेगा, इस बात का निर्णय कौन करेगा, तो इस बात का निर्णय कौन करेगा, चलिए देखते हैं। तो इसका निर्णय उस राज्य के राज्यपाल करेगा। इस बात का निर्णय कौन करता है, उसी राज्य का राज्यपाल करेगा, और राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से तय करेगा। ठीक है, राज्यपाल जो होगा वो चुनाव आयोग के परामर्श लेगा, उससे पूछताछ करेगा, ठीक है, बात करेगा, और उसके तौर पे वो तय करेगा कि, समझ रहे हैं, कि ये योग्य है या नहीं है। तो ये चीज़ें थी, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए टोटल। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में, और विधानसभा की अवधि क्या होती है, अवधि के बारे में पढ़ेंगे, और विधानसभा के पदाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों को आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, और बिहार विधानसभा के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, विधान परिषद के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग करते चलेंगे। और मेरे ख्याल से अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि मैं मेरे ख्याल से 10 से 12 वीडियो में आपका पूरा का पूरा पॉलिटी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 वीडियो में। ठीक है, 15 वीडियो में आपका पूरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। आपके रिवीजन के लिए तो मेरा वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो भर भर के पूछे जाते हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें। ठीक है, और ये सब चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी किताब से सेट मारना स्टार्ट करें, आराम से बनते चला जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो कम से कम लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।